हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वेरिएबल मास सिस्टम कंसीडर करेंगे। इसमें सिस्टम का मास टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ऐसे केस में हम सीधे F इक्वल टू ma अप्लाई नहीं कर सकते। क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं। देखिए, इस केस में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज एक सिस्टम ऑफ मास m और इस पर F एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एंड दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v एट टाइम t। स्मॉल मास dm moving with velocity u becomes a part of this system, and at time t plus dt mass of the system becomes m plus dm and its velocity is increased to v plus dv. Now for this system we want to find parameters as a function of time or equation which will govern this kind of motion. तो देखते हैं इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये हम लोगों को पता है, फंडामेंटल इक्वेशन है। इम्पल्स इज विल बी f डॉट डी टी इफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। f डॉट डी टी this impulse equal to change in momentum p final minus p initial. P final is m plus dm into v plus dv and p initial is m into v plus dm into u as you can see in the figure. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो m into v और m into v कैंसिल हो जाता है और एक टर्म आता है dm into dv। दोनों ही बहुत स्मॉल हैं तो बाकी टर्म्स के कंपेरिजन में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन हमारे पास बचती है वो आती है f डॉट डी टी इज इक्वल टू m dv दिस m dv प्लस dm इंटू v माइनस यू। इस v माइनस यू को अगर हम इधर ले आते हैं तो u माइनस वी बन जाता है और इक्वेशन हमारे पास आ जाती है f प्लस dm बाई डी टी से हम डिवाइड भी कर दे रहे हैं इसको, तो f प्लस dm बाई डी टी इंटू यू माइनस वी इज इक्वल टू m dv बाई डी टी। आप देख सकते हैं कि f यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है विच इज़ गिवन टू अस, f एक्सटर्नल, वो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं उसकी। And u minus v is velocity of leaving part और entering part। मास दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो मास लीव कर रहा होगा सिस्टम को या एंटर कर रहा होगा। यहाँ पर एंटर कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ लीविंग पार्ट और एंटरिंग पार्ट विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, इसको हम u रिलेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू यहाँ पर u माइनस वी है। u वेलोसिटी ऑफ dm एंड v इज वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। तो वेलोसिटी ऑफ dm with respect to system is u minus v. Velocity of a with respect to b is equal to velocity of a minus velocity of b। ये आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये u relative हमने इसको लिख दिया है। This whole term u relative into dm by dt is called thrust force। तो कभी कभी आपसे thrust force पूछा जाता है, तो thrust force आपको कैलकुलेट करना है, तो thrust force will be equal to u relative into dm by dt। तो बेसिकली इसमें चेंज क्या हो गया, एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था और एक थ्रस्ट फोर्स और लगने लगा। अभी तक हम लिखते थे F एक्सटर्नल इक्वल टू m इंटू ए, अब एक थ्रस्ट फोर्स और लगने लगा तो अब इक्वेशन बन जाती है F एक्सटर्नल प्लस F थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, वेयर थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी। तो आपको ये अप्लाई करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये है कि डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स कैसे निकाली जाए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए इस पॉइंट को, तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ F थ्रस्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ v रिलेटिव इफ मास इज एंटरिंग इनटू द सिस्टम। अगर मास सिस्टम में एंटर कर रहा है तो v रिलेटिव की डायरेक्शन में ही थ्रस्ट फोर्स लगा दीजिए। अगर ये लीविंग द सिस्टम है, इफ मास इज लीविंग द सिस्टम, देन डायरेक्शन ऑफ f थ्रस्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ v रिलेटिव। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर a और b दो आदमी हैं, a को हीरो मान लेते हैं, v को विलन मान लेते हैं, और a हीरो विलन को जो है वो बुलेट से फायर कर रहा है, तो बुलेट की जो वेलोसिटी है हीरो के रेस्पेक्ट में वो v रिलेटिव इधर है और ये मास लीविंग द सिस्टम है। तो मास लीविंग द सिस्टम है इसलिए हीरो पर जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो v रिलेटिव की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और विलेन जो है उसकी तरफ v रिलेटिव वेलोसिटी से बुलेट आ रही है, तो बुलेट की वेलोसिटी इस तरफ है विलेन के रेस्पेक्ट में। तो विलेन का क्या हो रहा है, एंटरिंग द सिस्टम, ये हो गया, बुलेट इज एंटरिंग इनटू द विलेन। तो इसके लिए जो फोर्स लगेगा F थ्रस्ट वो v रिलेटिव की डायरेक्शन में लगेगा। अगर आप ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखेंगे तो आपको थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, दिस इज ए वेक्टर इक्वेशन, इसमें सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर आप कोई डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हैं x या y, तो यू हैव टू कंसीडर ऑल कंपोनेंट्स अलोंग दैट डायरेक्शन, इधर x और y जो भी आप लेना चाहें। तो आपको ध्यान रखना है दिस इज वेक्टर इक्वेशन, और ये किसी भी टाइम t पर ली गई है। इसका मतलब इसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपको टाइम t पर लिखने हैं। इसमें जो मास m आएगा, दिस मास m शुड बी एट टाइम t, acceleration should be at time t, thrust force at time t and any external force at time t। तो आपको ध्यान रखना है इस इक्वेशन को लिखने में सारे पैरामीटर्स t टाइम पर कंसीडर करने हैं।
इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम। ऐसे केस में आपको पता है कि रॉकेट के केस में फ्यूल जो है उसको हम किसी पर्टिकुलर रेट पे बर्न करते हैं और फ्यूल के बर्न करने की वजह से रॉकेट ऊपर उड़ता है, इस पर थ्रस्ट फोर्स लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होता है। तो पहले हम एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल देते हैं और फिर हम देखेंगे ग्रेविटी फ्री स्पेस में क्या होगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं कि रॉकेट इजेक्ट्स मास बैकवर्ड्स विद ए कांस्टेंट स्पीड यू रिलेटिव। जनरली इसको एग्जॉस्ट स्पीड बोला जाता है और ये एग्जॉस्ट स्पीड कांस्टेंट रखी जाती है, ये आप ध्यान रखें। रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम में एग्जॉस्ट स्पीड इज केप्ट कांस्टेंट यू रिलेटिव, दैट इज रिलेटिव टू रॉकेट। तो इफ़ द इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट इज m नॉट, तो हमको ये बताना है कि इसकी स्पीड क्या होगी रॉकेट की जब इसका मास केवल कैपिटल M रह जाएगा। तो m नॉट से कम होते होते अगर m रह जाएगा तो m नॉट और m की टर्म्स में हम इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। अगर हमें पता लग जाए कि किस रेट पर फ्यूल को हम बर्न कर रहे हैं, dm/dt, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि dm/dt में दिस इज व्हाट रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, अगर ये हमें म्यू kg पर सेकेंड दिया होगा तो ऐसे केस में हम m को क्या लिख सकते हैं, m विल बी इक्वल टू m नॉट माइनस म्यू इंटू टी लिख देंगे। टी टाइम में कितना बर्न हो जाएगा, म्यू इंटू टी, और ऐसे केस में हमारे पास एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम पहले m नॉट और m की टर्म्स में और वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर इक्वेशन क्या है, ft प्लस f थ्रस्ट फोर्स और प्लस f एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू dv/dt। ये इक्वेशन आप देखिए, ये वाली इक्वेशन में लगा रहा हूँ, कौन सी इक्वेशन, f एक्सटर्नल प्लस f थ्रस्ट इक्वल टू m इंटू a। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर क्या है, जो ग्रेविटी लगा रही है, थ्रस्ट फोर्स क्या है, जो फ्यूल ने लगाया है, फ्यूल ने ऊपर फोर्स लगाया है, ग्रेविटी नीचे लगा रही है, इसलिए एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ है। तो ये इक्वेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, f थ्रस्ट इज u रिलेटिव इंटू dm/dt, u रिलेटिव यहाँ पर कांस्टेंट है, इंटू dm/dt माइनस mt इंटू g, mt इज मास ऑफ द रॉकेट एट टाइम t, मैंने आपको बताया था सारे पैरामीटर्स टाइम t पर लेना है, इक्वल टू mt इंटू dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t। यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, अगर मैं इसको mt से डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन को और dt से मल्टीप्लाई कर दें, dt को इधर ले जाएं, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर क्या आ रही है, आप देख सकते हैं ur। मुझे इक्वेशन किसकी, मुझे इसमें लिमिट किसकी लगानी है, लिमिट मेरे को इसमें रॉकेट का जो मास बचा हुआ है उसकी लगानी है। और हमें क्या पता है, अगर हम रॉकेट का मास लेना चाहते हैं dmt/dt, तो फ्यूल का मास dm/dt में क्या रिलेशन होगा, dmt/dt इक्वल टू माइनस dm/dt। माइनस क्यों, बिकॉज दिस इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अगर मास आके ऐड हो रहा होता तो प्लस dm/dt होता, अगर मास डिक्रीज हो रहा है तो माइनस dm/dt होगा। तो रॉकेट का मास डिक्रीज हो रहा है, किस रेट पर डिक्रीज हो रहा है, म्यू kg पर सेकंड के रेट पर डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस म्यू kg पर सेकंड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लिमिट आपको जिसकी लगानी है उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो mt इज मास ऑफ द रॉकेट एट टाइम t, तो यहाँ पर हम मास ऑफ द रॉकेट लिख रहे हैं, dm/mt आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। इसकी लिमिट आप लगाएंगे तो इनिशियल मास m नॉट है और t टाइम पर मास कितना रहा है, m नॉट माइनस म्यू इंटू टी, अगर t की टर्म्स में लिखें, माइनस g इंटू टी, mt डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया और dt से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर भी mt डिवाइड हो गया और dt से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बचा, dv। इसकी लिमिट हो जाती है फ्रॉम 0 टू v। एट टाइम t इक्वल टू 0 वेलोसिटी वाज 0, एट टाइम t वेलोसिटी इज v, एट टाइम t इक्वल टू 0 मास वाज m नॉट एंड एट टाइम t मास इज m नॉट माइनस म्यू t। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो इक्वेशन बन जा रही है वो इक्वेशन बनती है ur ln m नॉट अपॉन m नॉट माइनस म्यू t माइनस g इंटू टी इक्वल टू v। इसमें आप किसी भी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये गिवन है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में जा रहा है रॉकेट, तो आप क्या करें, ग्रेविटी फ्री स्पेस में g 0 हो जाएगा और ऐसे केस में हमारे पास सीधे रिजल्ट आ जाता है v इक्वल टू ur ln m नॉट बाय m। आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके बारे में देख सकते हैं। ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि किस रेट पर आप फ्यूल बर्न कर रहे हैं। इन अबव एक्सप्रेशन द वेलोसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द रिमेनिंग मास m। देयर इज नो नीड फॉर इजेक्शन रेट dm/dt टू बी ए कांस्टेंट। तो dm/dt अगर हमें म्यू kg पर सेकंड गिवन है तो हम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि dm/dt का कांस्टेंट होना कोई कंडीशन नहीं है। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो केवल इनिशियल और फाइनल मास पर डिपेंड करेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें समझने की कोशिश करें, ये ln का जो फैक्टर है हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग नहीं है। द लॉग इन द रिजल्ट इज़ नॉट वेरी एनकरेजिंग। एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ।
अगर मैं रॉकेट का मास केवल m ले लूँ इनिशियली, ज़्यादातर इसमें फ्यूल का मास होता है, रॉकेट का मास कम ही होता है, और रॉकेट का जो फ्यूल का जो मास है वो 9m ले लूँ, 9 टाइम्स मैंने फ्यूल इसमें फिल कर दिया है, रॉकेट का मास केवल m है। मेटल का मास जनरली कम ही रखा जाता है और फ्यूल बहुत ज़्यादा बंद इसमें फिल किया जाता है जिससे कि वेलोसिटी ज़्यादा मिल सके। तो टोटल मास इनिशियली कितना हो जाता है 10m। तो m0 को अगर हम 10m रखें और फाइनली जो मास बचने वाला है पूरा फ्यूल जब बर्न हो जाएगा तो मास m रह जाएगा। इसके बाद रॉकेट की स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि इसके बाद फोर्स लगना बंद हो जाएगा। तो कितनी कांस्टेंट स्पीड वो अचीव करेगा, तो UR ln 10, अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो UR ln 10m/m आ जाएगा। तो कितनी स्पीड ये अचीव कर लेगा, यहाँ पर ये जो स्पीड अचीव कर लेगा दिस विल बी इक्वल टू UR ln 10 दैट इज 2.3 UR अप्रॉक्सीमेटली। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं फ्यूल का मास 11 टाइम्स बढ़ा दूँ, इफ मास ऑफ द फ्यूल इज इंक्रीज बाय 11 टाइम्स, पहले मैं 9m ले रहा था, अब अगर मैं इसको 99m ले लूँ तो टोटल मास 100m हो जाएगा। अभी भी इसका मास इतना ही है, हालांकि बहुत मुश्किल होगा मास 9m की जगह उसको 99m कर देना फ्यूल का मास। तो आप सोचिए कि वो मेटल जो है उस पर कितना प्रेशर आ रहा होगा, तो बहुत ईजी नहीं होगा। लेकिन वैसे केस में भी अगर हम ऐसा कर भी पाएँ तो हमें वेलोसिटी का फैक्टर केवल ln 10 की जगह ln 100 हो जा रहा है। इसका मतलब पहले जितनी वेलोसिटी हमें अचीव होती उसकी केवल डबल वेलोसिटी अब हमें मिल पा रही है। इसका मतलब हमने 99 टाइम्स मास बढ़ा दिया फ्यूल का और स्पीड हमारी केवल 10 टाइम्स केवल क्या हो पाई, डबल हो पाई इस पर्टिकुलर केस में। तो ये बहुत एनकरेजिंग फैक्टर नहीं है। तो आपको देख सकते हैं इसमें फैक्टर ऑफ 11 इन फ्यूल ओनली इंक्रीजेज वेलोसिटी बाय फैक्टर 2 इन दिस केस। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा पढ़िए कि अगर ऐसा है तो किस तरीके से हाउ कैन वी मेक ए रॉकेट गो सिग्निफिकेंटली फास्टर। बहुत ज़्यादा वेलोसिटी अचीव करने के लिए फिर हम क्या करें, क्या किया जा सकता है। थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको पता होगा कि हम स्टेजेस में रॉकेट को ले जाते हैं, पहले एक स्टेज बंद करके अलग हट जाती है, फिर दूसरी स्टेज, फिर थर्ड स्टेज। तो आप ये सोचना शुरू कीजिए कि ऐसी स्टेजेस में क्यों हमें रॉकेट को ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्यों कुछ पार्ट हम उसका अलग कर देते हैं सिस्टम से। तो शायद आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी और अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। मैं चाहता हूँ ये आप खुद सोचें, इसको पढ़ें और फिर अगर क्लियर नहीं होता है तो किसी दूसरे लेक्चर में हम इसको क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल मास सिस्टम में कौन सी इक्वेशन लगानी है हमें, इस इक्वेशन को हमें लेकर चलना है और पर्टिकुलरली रॉकेट सिस्टम में हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो इक्वेशन, ये इक्वेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाती है। ओके, आई होप यू आर एंजॉय।